योग विज्ञान एवं योग साइंस सीरीज के अंतर्गत योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा विभिन्न रोगों के समाधान हेतु अनेक भाषाओं में वीसीडीज एवं डीवीडीज भारत के सभी म्यूजिक स्टोर्स एवं सेवा केंद्रों पर उपलब्ध हैं, जो इस प्रकार से हैं। योग विज्ञान प्राणायाम एवं आसन, ध्यान योग, सक्रिय ध्यान, योग निद्रा, योगाभ्यास एवं जीवन शैली, 16 संस्कार, आत्मबोध, अष्टांग योग का फल, लाभ एवं सिद्धियां, साप्ताहिक योगचर्या, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार, बच्चों के लिए योग, युवाओं के लिए योग, वात रोगों के लिए योग, हृदय रोग के लिए योग, निसंतान दंपतियों के लिए योग, अस्थमा के लिए योग, नेत्र रोगों के लिए योग, किडनी के लिए योग, चर्म रोगों के लिए योग, सफेद दाग के लिए योग, कब्ज एवं बवासीर के लिए योग, उदर रोगों के लिए योग, माइग्रेन एवं मिर्गी के लिए योग, पार्किंसन एवं पैरालिसिस के लिए योग, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए योग, विविध रोगों के लिए योग, राष्ट्र धर्म, मोटापा के लिए योग, मेरुदंड के लिए योग, शरीर सौष्ठव के लिए योग, युवतियों के लिए योग, पीलिया के लिए योग, कैंसर के लिए योग, उच्च रक्तचाप के लिए योग, योग में भ्रांतियां, खतरे एवं सावधानियां, मधुमेह के लिए योग, गर्भवती महिलाओं के लिए योग भाग 1, गर्भवती महिलाओं के लिए योग भाग 2। कृपया नकली वीसीडी और डीवीडी ना खरीदें। असली वीसीडी व डीवीडी की पहचान के लिए आप नंबर वाला होलोग्राम व एम्बोस्ड की हुई ट्रे देखकर ही खरीदें, क्योंकि आपसे प्राप्त की गई राशि का उपयोग पतंजलि योगपीठ एवं राष्ट्र निर्माण में खर्च किया जाता है। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कब्ज और बवासीर ऐसी व्याधियां जिससे पूरी दुनिया में करोड़ों लोग पीड़ित हैं। कॉन्स्टिपेशन
एंड पाइल्स, पाइल्स के साथ साथ फिशर, फिस्टुला, फीसर और कॉन्स्टिपेशन, ऐसी समस्याएं जिससे अपने ही देश के अंदर करोड़ों लोग पीड़ित हैं। यदि कॉन्स्टिपेशन ना हो तो आदमी को कोई बीमारी नहीं हो। ज्यादातर समस्याएं, मैं नहीं कहता, आयुर्वेद की करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति में भी रोगों के पैदा होने का आधार कब्ज को ही माना है। विविधाः रोगाः जायन्ते प्रायशः मल संचयात्। विविधाः रोगाः जायन्ते, तरह तरह की जो तमाम व्याधियां हैं उनका कारण है कब्ज, कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन। और इस कॉन्स्टिपेशन से ही बाद में फिर पाइल्स बनता है, फिशर बनता है, फिस्टुला बनता है, शरीर में अशुद्धियां बढ़ने लगती हैं, पाचन विकृत हो जाता है। फिर उसी का परिणाम होता है कि आदमी को एसिडिटी होती है, सिर में दर्द होता है। फिर यही प्रॉब्लम और ज्यादा लंबी बढ़ जाए, अपचन, मंदाग्नि के साथ साथ तो फिर आंव बनने लगती है, संग्रहणी हो जाती है, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पेप्टिक अल्सर जैसी खतरनाक समस्याओं का जन्म। इसलिए सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन को मिटाइए। और कॉन्स्टिपेशन को मिटाने के लिए योगाभ्यास से बेहतर कोई तरीका है ही नहीं। और पूरी दुनिया के अंदर कोई दवा ऐसी नहीं है जो कॉन्स्टिपेशन को मिटा सके। लेकिन कब्ज के नाम से बाजार में चूर्णों का एक लंबा सिलसिला। आदमी सोचता है ये चूर्ण खाऊंगा तो कॉन्स्टिपेशन मिट जाएगा, और वो भी ऐड ऐसे देते हैं कि आदमी उन चूर्णों को खा ही ले, और खा करके फिर होगा क्या, आंतें खराब और ज्यादा। आखिर कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है? कॉन्स्टिपेशन तब होता है जब आंतें मल को छोड़ नहीं पाती, जब रस जो शरीर के लिए उपयुक्त तो होता है, जो आप भोजन लेते हैं उसमें से निकलने के बाद जो मलियांश बच जाता है, तो आंतें इतनी कमजोर होती हैं, उनके अंदर इतनी अक्षमता आ जाती है कि वो मल को छोड़ नहीं पाती। तो मल आंतों से चिपका रहा, तो फिर छोटी आंत बड़ी आंत जब कमजोर हुई तो कॉन्स्टिपेशन हो गया। अब उस कॉन्स्टिपेशन के लिए आदमी चूर्ण लेता है। आयुर्वेद में भी पंचकार चूर्ण, त्रिफला चूर्ण बहुत ज्यादा, ये रोज लेने की चीज नहीं है। पंचकार में भी सौंफ, सनाय, सौंठ, सेंधा नमक, छोटी हरण, ये 5 चीजें, सौंफ, सनाय, सौंठ, सेंधा नमक, छोटी हरण, इनका पाउडर बराबर मात्रा में लेने से कब्ज मिटता है। पंचकार चूर्ण ये कहलाता है। और इसी को थोड़ा परिवर्तित करके और दूसरे कब्ज के चूर्ण बन जाते हैं। हम भी आश्रम में चूर्ण बनाते हैं कब्ज का, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बनाते, लेकिन हम उसका बहुत ज्यादा ऐड नहीं करते। हम भी ऐड करें तो हम भी उससे करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन यहां आयुर्वेद की दवाइयां बनाने का उद्देश्य न पैसे की कमाई करना है और न दवाई बेचना है। ये तो इमरजेंसी के लिए हम ये दवाइयां आयुर्वेद की भी लोगों को, जब बहुत ज्यादा रोग बढ़ा हुआ होता है या व्यक्ति किसी खतरनाक समस्या से ऐसी जूझ रहा होता है कि उस वक्त उसको दवा से भी थोड़ा सहारा मिल सकता है, तो उस वक्त उसको दवा लेने के लिए हम थोड़ी सी प्रेरणा देते हैं। नहीं तो दुनिया में जितने रोग हैं, जो होने वाले हैं और जो हो चुके हैं, वो योग ही उनका एकमात्र समाधान है और परमानेंट क्योर है। कब्ज का कोई क्योर नहीं है। अब दिव्य चूर्ण हम भी बनाते, पंचकार चूर्ण की तरह ही उसमें बस हम गुलाब फूल और मिला दे, क्योंकि सनाए से जितने भी आप कब्ज के चूर्ण खाएंगे अक्सर उसमें जो हरापन होता है वो मैक्सिमम सनाई की पत्तियों से होता है। और सनाई की पत्तियां जितना डालेंगे उतना ही जल्दी पेट साफ हो जाएगा, लेकिन उससे मरोड़ होगा। अक्सर आप देखेंगे कि लगभग आप जो कब्ज के चूर्ण खाते हैं उसके बाद आपके पेट में मरोड़ होता है, वह पैदा ही होता है सनाई से, और सनाई आंतों को कमजोर कर देती है। इसलिए उसके कुप्रभाव को कम करने के लिए गुलाब फूल का प्रयोग किया जाता है, गुलाब फूल। फिर हम एक उदर कल्प चूर्ण भी बनाते हैं, उसके अंदर और भी थोड़ा जो है खेन चीनी जिसको बोलते हैं वो और इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, मिश्रित थोड़ी डाल देते हैं, जिससे कि इसके जो उपद्रव हैं सनाए के और रेचक द्रव्यों के वो कम हो जाए। वैसे त्रिफला सबसे निर्दोष, कब्ज हो भी जाए तो त्रिफला लेना, ये सब चूर्णों की आवश्यकता ही नहीं है। और त्रिफला, हरड़, बहेड़ा, आंवला आप घर में बना सकते हैं।
छोटी हरड़ ले लो, बड़ी हरड़ से उतना जल्दी अच्छी तरह से पेट साफ नहीं हो पाता, तो आप हरड़ का चूर्ण बना सकते हो। कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा ही है तो आप ऐसा करना, हरड़, बहेड़ा, आंवला, हरड़ दोनों तरह के ले लेना, हरड़ छिलका भी और हरड़ छोटी भी। बड़ी हरड़ का छिलका प्रयोग होता है और छोटी हरड़ पूरी की पूरी प्रयोग में आती है, जो थोड़ी सी ब्लैकिश कलर की होती है। हरड़ छोटी और बड़ी 100-100 ग्राम, बहेड़ा 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, ये घर में बना करके रख लीजिए चूर्ण आप, हरड़, बहेड़ा, आंवला। और इसी जब कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो थोड़ा बहुत इसका प्रयोग कर सकते हैं। अपने आहार में भी परिवर्तन करके आप कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। प्राणायाम तो करना ही आपको, कपालभाति प्राणायाम कितना ही वर्ष पुराना कॉन्स्टिपेशन हमने देखा है, अनुभव किया है, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों व्यक्तियों की ये अनुभूति अब बन चुका है कि प्राणायाम से कॉन्स्टिपेशन मिटता है। कपालभाति प्राणायाम और मंडूकासन, 7 प्राणायाम, 7 आसन, 7 सूक्ष्म व्यायाम, कॉन्स्टिपेशन वाले इतने ही कर लेना और सबसे ज्यादा बल देना कपालभाति और मंडूकासन के ऊपर। इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन परमानेंट क्योर हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन जिससे पूरी दुनिया की आबादी का 14.5%, माने लगभग 15% विश्व के लोगों को भयंकर कॉन्स्टिपेशन है। और यदि यूं देखा जाए कि पेट कितनों का साफ रहता पूरी तरह से, पूर्ण स्वस्थ पेट का लक्षण आपको जितनी देर बाथरूम जाने में लगती है, यूरिन जाने में लगती है, लघुशंका जिसको हम बोलते हैं संस्कृत में, लघुशंका, पेशाब जाने में जितना वक्त लगता है उतना ही समय आपको यदि टॉयलेट में लगे, शौच में लगे, तो समझ लेना आपका पेट ठीक है। माने 2 मिनट से ज्यादा आपको यदि शौचालय में नहीं ठहरना पड़े शौच के लिए, तो समझ लेना आपका पेट ठीक है। और मल न ज्यादा, बहुत ज्यादा पतला, न एकदम हार्ड, न मल में दुर्गंध। मल स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण तो यही है कि एक बार में पूरा मल साफ आ जाना चाहिए, बंधा हुआ मल हो, उसके अंदर किसी तरह से कोई दुर्गंध नहीं होनी चाहिए, उसका साधारण कलर होना चाहिए। ये स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। शायद ऐसे तो बहुत कम लोग होंगे, योगी होंगे तो हर दूसरे व्यक्ति को पेट की समस्या होगी, कॉन्स्टिपेशन की, गैस की, फिर और दूसरे अल्सर की, आंव की समस्या होगी। तो आप क्या करना, थोड़ा सा अपने आहार में परिवर्तन कर लेना। 15% भी गिना जाए पूरे विश्व की आबादी को तो लगभग 100 करोड़ लोगों को कॉन्स्टिपेशन, और एक समाधान 100 करोड़ लोगों का, कपालभाति प्राणायाम और मंडूकासन। फिर क्यों ना करें प्राणायाम? कॉन्स्टिपेशन ही नहीं, कॉन्स्टिपेशन के साथ और भी कोई समस्या है शरीर में, बीपी है, थायराइड है, शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम, वो भी सब ठीक हो जाएगी। इसलिए प्राणायाम जरूरी। और थोड़ा सा परिवर्तन आहार में कर ले। सुबह उठ करके गर्म पानी पी ले। जिनको कब्ज है, जिनको अस्थमा है, दमा है, श्वास रोग, और साथ में ही जिनको अर्थराइटिस है, एलर्जिक प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द, कॉन्स्टिपेशन और मोटापा जिनको, वे सुबह उठ करके गर्म पानी पिए। उषा पान जिसको कहते हैं, गर्म पानी पीना। फिर उसके बाद आप प्राणायाम करना। और सुबह उठ करके पेट साफ होता ही नहीं है तो रात को त्रिफला ले लेना, या त्रिफला रात को भिगो करके सुबह उसको पका लीजिए। 1 से 2 चम्मच, ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है या बहुत ज्यादा मोटे हैं आप, 1 से 2 चम्मच त्रिफला रात को भिगो दें और सुबह उसको उबाल लें। 1 चम्मच भिगोते हैं तो 1 गिलास पानी में, 2 चम्मच भिगोते हैं तो 2 गिलास पानी में 2 चम्मच त्रिफला डाल के रख दीजिए। रात को सुबह उबालिए, जब आधा गिलास बच जाए तब छान करके पी लीजिए उसको, तो कॉन्स्टिपेशन भी खत्म हो जाएगा। इससे बवासीर की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, चाहे कितनी ही पुरानी हो। बवासीर के लिए 1-2 घरेलू उपचार भी हम बाद में बताएंगे आपको। त्रिफला उबाल के पिए। और बहुत ज्यादा मोटे हैं आप तो मोटापे के लिए उसी त्रिफला पानी के अंदर आप थोड़ा शहद मिला लें, 1 नींबू भी मिला लें, और यदि संभव हो सके तो उसमें 2-4 बूंद अदरक के रस भी डाल लीजिए आप। बस मोटापा भी खत्म और कॉन्स्टिपेशन भी मिट जाएगा। ये जो मैंने बताया है कि दूसरे जो रेचक चूर्ण है इनका ज्यादा प्रयोग मत कीजिए। फिर भी किसी को बहुत ही ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, इससे भी असर नहीं हो रहा है, तो फिर थोड़ा सा आप एक प्रयोग और कर लेना। ये जो त्रिफला है, हरड़, बहेड़ा, आंवला,
इसके अंदर आप गुलाब फूल 100 ग्राम हरड़, 100 ग्राम बहेड़ा, 100 ग्राम आंवला, छोटी बड़ी हरड़ दोनों ले लेना। छोटी हरड़ 100 ग्राम, बड़ी हरड़ 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, बहेड़ा 100 ग्राम, 100 ग्राम गुलाब के फूल और 100 ग्राम सनाए की पत्ती और 100 ग्राम अमलतास। अमलतास भी एक रेचक और ऐसी औषधि है जिसका ज़्यादा नुकसान नहीं है। तो अमलतास का गुद्दा रात को भिगो दीजिए और उस जो है गुद्दे को रात को भिगो के सुबह उसका पानी पी लीजिए, इससे भी कॉन्स्टिपेशन मिट जाएगा। और मैंने अभी आपको जो चीज़ें बताई, 100 ग्राम छोटी हरड़, 100 ग्राम बड़ी हरड़, आंवला, बहेड़ा, सौंफ, सनाए और अमलतास, ये 7 चीज़ें ले लीजिए 100-100 ग्राम। और फिर ये लेकर के थोड़ा मोटा मोटा कूट के रख दीजिए, रात को भिगो दें, सुबह उबाल के पी लें। या बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो सुबह भिगो दें, रात को थोड़ा सा उबाल करके थोड़ा गरम गरम रात को सोते समय पी लीजिए, सुबह उठते बढ़िया पेट साफ हो जाएगा। उसके बाद प्राणायाम करना तो परमानेंट क्योर हो जाएगा, नहीं तो आपको रोज यही लेना पड़ेगा। अक्सर क्या होता है, आदमी एक बार कब्ज का चूर्ण लेना प्रारंभ करता तो उसके बिना फिर उसका पेट साफ होता ही नहीं। इसलिए इन कब्ज के चूर्णों से छुटकारा पाने के लिए जरूरी है कपालभाति प्राणायाम, मंडूक आसन और थोड़ा सा आहार व्यवस्था में परिवर्तन, वो भी सुन लीजिए जरा। उसके बाद आपको प्राणायाम और योगाभ्यास, 7 प्राणायाम, 7 आसन, 7 सूक्ष्म व्यायाम, ये तो एक पूरा पैकेज आपको करना ही करना है। आहार में परिवर्तन करके आप कॉन्स्टिपेशन को मिटा सकते हैं। सबसे पहला परिवर्तन, आप सुबह उठ करके पानी पीना दिनचर्या में। नाश्ते में आप पराठे नहीं खाना, नाश्ते में आप अंकुरित अन्न लीजिए। मूंग सबसे अच्छा अंकुरित अन्नों में, थोड़ा इसमें मूंगफली के 4-5 दाने, 4-5 दाने बादाम के, 5-7 मुनक्का इसी में आप ले सकते हैं। मुनक्का, बादाम इसी में ले लीजिए, पौष्टिक भी हो जाएगा ये। प्रातः रहा आपका नाश्ता, 4-5 बादाम के दाने, 4-5 मूंगफली के दाने और लगभग 1 कटोरी मूंग, जितना आपको भूख हो उतना ले सकते हैं। मूंग अंकुरित किया हुआ, कभी कभी गेहूं को भी अंकुरित करके ले सकते हैं। यदि मूंग थोड़ा महंगा होता है, एक आम आदमी नहीं ले सकता हो, तो वो गेहूं को भी अंकुरित करके खा सकता है, उसमें भी उतना ही आपको आरोग्य मिलेगा। तो गेहूं, मूंग, थोड़ा बहुत चना भी थोड़ा इसमें डाल सकते हैं, मोठ भी थोड़ा कभी कभी डाल सकते हैं, थोड़ा इसमें बादाम डाल सकते हैं, आपका सामर्थ्य हो तो थोड़ी मूंगफली डाल सकते हैं। और मुनक्का, मुनक्का लंबी होती है जिसमें बीज होता है, और इसके पानी को फेंकना नहीं है, मुनक्का का तो अलग भिगोइए, मुनक्का को अलग भिगो के उसका पानी भी पीना है और उसका बीज फेंक करके मुनक्का को खाना है। और काली जो द्राक्ष होती है, काली मुनक्का, उसको तो आप बीज सहित ही खा लेंगे। गुजरात में ज्यादा प्रयोग करते हैं, उत्तर भारत में कम अपेक्षाकृत लोग प्रयोग करते हैं इसका। तो नाश्ते में आप अंकुरित अन्न लीजिए, और रोज अंकुरित अन्न लेने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा चेंज कर लीजिए जिससे आहार आपका संतुलित रहे और संपूर्ण रहे, आपकी जो है कंप्लीट फूड हो आपका और बैलेंस फूड हो आपका। इसके लिए जरूरी है थोड़ा सा चेंज कर ले। अंकुरित अन्न, कभी आपने ले लिया पपीता तो कभी सेव। कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे अच्छी चीजें, सुबह अमरूद ले सकते हैं आप, अमरूद लें। किसी किसी को खाली पेट अमरूद खाने से गैस बन जाती है, तो फिर वो दोपहर के खाने के बाद अमरूद लें। अमरूद कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी डाइट। अमरूद लीजिए, कोई चूर्ण खाने की आवश्यकता नहीं, न पंचकार, न दिव्य चूर्ण, न उदरकल्प चूर्ण, और कोई भी बाजारू कोई भी चूर्ण, या आपको ये मैं त्रिफलादि भी बता रहा था, या जो है 7 द्रव्य बताए उनको उबाल के, कुछ झंझट करने की आवश्यकता नहीं। आप अपने भोजन में सेव को शामिल कर लीजिए, अमरूद को शामिल कर लीजिए, पपीते को शामिल कर लीजिए। अमरूद, सेव, पपीता। और यदि ये फ्रूट मान लीजिए कोई नहीं खरीद पाता हो तो क्या करें, अमरूद वैसे सस्ता होता है, सब खा सकते हैं। अमरूद कॉन्स्टिपेशन के लिए रामबाण। लेकिन एक बात याद रखें, हमेशा अमरूद के बीज नहीं चबाने। अमरूद के बीज चबाने से जिनको अल्सर होता है उनको नुकसान हो सकता है, और अमरूद के बीज चबाने से कॉन्स्टिपेशन होता है। और कुछ लोग तो अमरूद के बीज फेंक देते हैं, छिलका छिलका ही खाते हैं। ये और ना समझिए, अमरूद को गोल काटिए, बीज से पकड़िए, साइड का जो भाग है उसको दांतों से चबा के खाइए, और जो बीज का जो बीज वाला भाग है उसको मुंह में घोल करके निगल जाइए। तो अमरूद के बीज चबाने नहीं, अमरूद कॉन्स्टिपेशन के लिए रामबाण। और इससे चेहरा लाल सुर्ख हो जाएगा, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा आपका। जो सेव नहीं खा सकते वो अमरूद खाएं, सेव महंगे होते हैं, अमरूद सब खा सकते हैं। सेव में भी आयरन होता है, अमरूद में भी पूरा आयरन होता है। और सेव पेट को साफ रखता है, ये भी पेट को साफ रखता है। सेव से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है, अमरूद से भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है।
और कॉन्स्टिपेशन को मिटाने में सेव से ज्यादा लाभदायक है अमरूद। और सर्दी का अमरूद तो और भी ज्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि उसमें कीड़ा आदि का कोई भय नहीं होता। बरसात के अमरूद में कभी कभी कीड़ा आदि होता है, थोड़ा देख के खाना होता है। बहुत ज्यादा कच्चा, बहुत ज्यादा पका हुआ, दोनों ही अमरूद अच्छे नहीं होते। मीडियम सा अमरूद खाया करें आप। अमरूद सबसे अच्छा, नाश्ते में भी ले सकते हैं आप, दोपहर के खाने के बाद ले सकते हैं। रात को अमरूद ना खाया करें। सेव आप कभी भी ले सकते हैं, पूरे दिन, सुबह दोपहर शाम कभी भी लीजिए। सेव कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे अच्छी औषधि। कॉन्स्टिपेशन साथ में एसिडिटी, ये सब बीमारियां खत्म। अमरूद, सेव, अमरूद, सेव और पपीता। पपीते में भी देसी पपीता हो तो बहुत अच्छा है। आजकल तो सारी चीजें विदेशी ज्यादा हो गई। अब तो पपीता में भी डिस्को पपीता, डिस्को पपाया, ये सब भाई जो है। आप पपीता देसी खाएं ज्यादा अच्छा। वैसे आप उस डिस्को खाते समय भी लाभ तो आपको होता ही, लेकिन देसी पपीता ज्यादा अच्छा। खास करके डायबिटीज वाले पेशेंट जो है, ये डिस्को वाला बहुत ज्यादा मीठा भी होता है। अब तो इसमें से सब दूध तो निकाल लिया जाता है, फिर बुरा हाल। इसलिए जो है देसी पपीता सबसे अच्छा। दूध निकालने के बाद उसका वो गुण रहता नहीं, उसके दूध से फिर लीवर की और पेट की दवाइयां बनती हैं। इसलिए पेट के लिए बहुत अच्छा है पपीता। पपीता, सेव, अमरूद। और भाई ये तीनों चीजें जो ना खरीद सके तो लौकी तो सबको मिल ही जाती है। लौकी सबसे अच्छी कॉन्स्टिपेशन के लिए। लौकी की सब्जी खाइए आप, और लौकी का सुबह जूस पीजिए। नाश्ते में आप जूस ही पीजिए। यदि बहुत मोटे हैं तो और कुछ मत खाइए, खाली नाश्ते में लौकी का जूस पीजिए। और जब भूख लगे तब 11-12 बजे भोजन कर लेना। देखना कैसे वजन घटता है। रोज कपालभाति करना, 1 महीने में 15-20 किलो वजन कम हो जाएगा। लौकी का जूस सुबह नाश्ते में, और कुछ नहीं, न दूध, न अंकुरित अन्न, न और कोई दूसरे फल, खाली लौकी का जूस पियो 1-2 गिलास जितना भूख लगे। और सुबह उठ करके त्रिफला उबाल करके उसमें थोड़ा शहद डाल करके और नींबू डाल करके पी लीजिए। 1 चम्मच से ज्यादा शहद नहीं डालना। फिर देखना कैसे वजन घटता है और कॉन्स्टिपेशन मिटता है। लौकी का जूस सुबह पीना, एसिडिटी खत्म, अल्सर की प्रॉब्लम खत्म, कोलेस्ट्रॉल एकदम नॉर्मल, हार्ट की ब्लॉकेज खत्म, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, कॉन्स्टिपेशन मिट जाएगा, बवासीर की प्रॉब्लम मिट जाएगी। लौकी का जूस सुबह खाली पेट पीना। बहुत ज्यादा ओवरवेट है तो और कुछ नहीं लेना नाश्ते में। और भी दूसरी हरी सब्जियां भोजन में आप प्रयोग करें। हरी सब्जियां, सलाद, खीरा, थोड़ा टमाटर। यदि डायबिटीज है तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, 7 फूल सदाबहार के, 7 पत्ते नीम के डाल करके पी लेना। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना। ये सुबह नाश्ता। और आप दूध पीना हो तो नमक, यदि आप लेते हैं नाश्ते में कोई भी चीज में, अंकुरित अन्न में भी आप नमक डाल करके खाते हो, इसे बिना नमक के खाएं तो अच्छा है। यदि वैसे हजम ना होता हो तो इस अंकुरित अन्न को उबाल करके भी ले सकते हैं आप। दूध के साथ नमक न लें। और खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए। खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। खाने से पहले 2-4 घूंट पानी पी लेना, लेकिन खाने के फिर 1 घंटे बाद पानी पीना। बस इतना ध्यान देना कॉन्स्टिपेशन के लिए। वैसे भी सब बीमारियों से बचना है तो 1 घंटे बाद खाने के बाद पानी पिया करो। और रात को दूध पिया करो। दूध पीना छोड़ दिया लोगों ने, इसलिए हड्डियां कमजोर होगी, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम। और माताएं बहनों ने तो दूध न जाने क्या कर लिया, दूध पीते ही नहीं, बच्चों को दूध नहीं पिलाते। देखो, जो नवजात शिशु को माताएं दूध नहीं पिलाती, उनको स्तन कैंसर होने का ज्यादा चांस रहता है। खुद दूध पीती नहीं, इसलिए दूध उतरता ही नहीं बहुतों को। माताओं बहनों को लगभग 35% माताओं बहनों को मोनोपॉज के बाद में ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, हड्डियों की शिकायत, क्योंकि दूध नहीं पीती। इसलिए दूध पिया करो। नाश्ते में दूध लिए। चाय छोड़ें, चाय में है क्या, सब नशा और कुछ नहीं है, कोई ताकत थोड़ी है उसमें। इसलिए चाय को छोड़िए, दूध पीजिए। दूध पियो, दही पियो, मट्ठा पियो, छाछ पियो, ये अच्छा है भाई। चाय क्यों पीते हो? चाय हमारे देश की संस्कृति नहीं थी, ये तो अंग्रेजों ने आदत डाली थी, और आज भी उसी को पिए जा रहे हैं। आवश्यकता ही नहीं। आप दूध पीजिए। और रात को खाने के 1 घंटे बाद दूध जरूर पिया करें। थोड़ी आदत डालिए आप, धीरे धीरे 100 ग्राम, 200 ग्राम, फिर 300 ग्राम, 1 गिलास दूध पीने की आदत डाल लीजिए। पेट साफ रहेगा दूध से ही। और दूध में जिनका पेट साफ नहीं होता, वो 2-3 अंजीर ले सकते हैं। 2-3 अंजीर, 8-10 मुनक्का और थोड़ा सौंफ, इससे पेट बढ़िया साफ हो जाता है। आप 2 चीजें कर सकते हैं। रात को आप दूध पिए तो उसमें क्या करना, 2-3 अंजीर, 8-10 मुनक्का और थोड़ा सा सौंफ का डाल देना आप उसमें, और उसको पी लेना। अंजीर, मुनक्का, सौंफ, या ऐसा करना, इसको रात को भिगो देना। 2-3 अंजीर
8-10 मुनक्के और 1-2 ग्राम उसके अंदर सौंफ। ये रात को भिगो के सुबह इनका पानी पी लेना। सौंफ को आप ऐसा भी कर सकते हैं, उसका पाउडर करके रात को भिगो दें, सुबह उसके पानी को पी जाएं, या मोटा मोटा कूट करके। और इसका मुनक्का का भी जो भिगोया और अंजीर को भिगोया वो पानी भी पीना है, और मुनक्का के बीज फेंक करके फिर मुनक्का खाना है और अंजीर खानी है आपको। ये भी कॉन्स्टिपेशन के लिए, और हीमोग्लोबिन भी इससे बढ़ता है अंजीर से और मुनक्का से, और इससे अपचन भी दूर होता है, शरीर में ताकत एनर्जी भी आती है। इसी के साथ 2-3 बादाम भी ले सकते हैं यदि कमजोरी है आपके शरीर में। ये थोड़ा सा आहार में परिवर्तन करें, हरी सब्जियों का ज्यादा प्रयोग करें, मूंग की दाल छिलके वाली खाया करें। धुली हुई दाल खाओगे कॉन्स्टिपेशन होगा। आजकल धुली दाल खाने का ज्यादा शौक हो गया, आदमी अच्छी सेप वाली चीजें खाना चाहता है, लेकिन भाई खाने पीने में जो देसी खाना पीना था वही अच्छा है। बर्गर की जगह बाजरे की रोटी खाओ, मकई की रोटी खाओ। पिज्जे की जगह ये अपने जो देसी तरीके से बनाते थे, बाजरे की रोटी, मकई की रोटी, मक्खन डाल करके खाते थे, छाछ ऊपर से दही, फिर देखो कितना आनंद आता था। ये आज इसने क्या किया, बर्गर खाता, पिज्जा खाता, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पीता। उसकी जगह तो बाजरे की रोटी खा, मकई की रोटी खा, मक्के के साथ देख ताकत आएगी, और ऊपर से छाछ फिर हजम भी हो जाएगा। वो कोल्ड ड्रिंक पीने से तो हड्डियां तेरी और कमजोर हो जाएंगी। बर्गर, पिज्जा, ब्रेड ये सब बंद करें, ये सब कॉन्स्टिपेशन करता है। मैदा वाली सारी चीजें, चाहे मैगी है, छोटे छोटे बच्चों का कॉन्स्टिपेशन, फिर उनकी आंखें खराब। 7-8% बच्चों को आज आंखों की समस्या हो चुकी है। कहीं ऐसा ना हो आपका लाडला जवानी में ही अपनी आंखें खो बैठे। करोड़ों लोग आज आंखें खो चुके हैं। किसी लिए सबसे पहली दिक्कत पेट से शुरू होती। पहले 100 साल तक आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ता था। मैंने अपनी दादी को देखा, 100 साल की उम्र में जो है वो सुई के अंदर पीछे से धागा पिरो दिया करती थी, चश्मा नहीं था आंखों के ऊपर, क्योंकि उन लोगों का खानपान सही था। इसलिए खानपान सुधारना पड़ेगा तुम्हें, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। प्राणायाम से लाभ होगा, लेकिन वो तब होगा जब खानपान पहले ठीक करोगे। इसलिए ब्रेड बंद करें। ब्रेड मानी बासी सड़ा हुआ भोजन। आदमी बासी भोजन नहीं करता, बोले सुबह की रोटी दोपहर को नहीं खाता, और दोपहर को रोटी बनाई हो आधे घंटे बाद नहीं खाता, लेकिन ब्रेड 2-3 दिन की सड़ी हुई ले आता है अपने घर में। और पढ़े लिखे लोग आज कुछ ज्यादा ही प्रयोग कर रहे हैं इनका। ये ब्रेड, ये डबल रोटी, मैंने सोचा शुरू में कि डबल रोटी मतलब रोटी का साइज थोड़ा बड़ा होगा। जो गांव में बनाया करते थे हाथ से और तवे पर सेका करते थे, फिर अंदर आंच में उसको, वो स्वादिष्ट होती थी। लेकिन मैंने देखा डबल रोटी तो आदमी खा के सब डबल हो रहे हैं, डब्लू हो रहे हैं सब। इसलिए डबल रोटी बंद करो, ये ब्रेड भी बंद करो, ये सब फास्ट फूड जो तुम खा रहे हो। और यदि खाना भी हो तो भाई महीने में एक 2 दिन खा लिया तो कोई बात नहीं, तुम रोज के रोज ये गलत। इसलिए ये जो भारी भोजन है इससे भी बचे। बहुत रिच फूड खाते आदमी, हजारों बच्चे दुनिया के अंदर भूखे मर जाते हैं। पूरे विश्व के अंदर बड़ी विषमताएं। कुछ लोग भूख के कारण से मरते हैं, तो कुछ लोग ज्यादा खा के पहले बीमार होते हैं, बाद में बेमौत मरते हैं। ये दोनों ही खतरनाक। इसलिए बहुत ज्यादा भारी भोजन न करें और मांसाहार से बचें। ये मांसाहार भी कब्ज करता है। मांसाहारी प्राणियों की आंत लगभग 16 फीट होती है। तेरी आंत भाई, इंसान की आंत, मनुष्य की आंत 32 फीट लंबी है। अब तो ये मांस आदि खाएगा तो भीतर पेट में सड़ेगा। इसलिए मांसाहार मत करो और दूसरे जीवों को कत्ल करके उनका खून बहा करके तुम रक्त पिपासु न बनो। दूसरे जीवों को भी जीने दो। थोड़ा सा दया करो, रहम करो। वो मूक प्राणी तुमसे भीख मांगते अपने प्राणों की, क्यों उनको मारते हो? क्यों अपने पेट को शमशान बनाते हो? क्यों कब्रिस्तान बनाते हो अपने पेट को? भूतों से डरते हो और भीतर तुमने न जाने कितने निर्दोष प्राणियों को निर्मम हत्या करके, और तुम इंसान नहीं हैवान हो चुके हो। जरा सोचो और संभलो। मांसाहार भी बंद करो। फिर ये आहार परिवर्तन होगा तो इससे फिर जो है आपके कॉन्स्टिपेशन की चीज अपने आप खत्म, कॉन्स्टिपेशन रहेगा ही। आओ फिर प्राणायाम करना। आपको प्राणायाम बताते हैं जो बहुत जरूरी है। 7 प्राणायाम, 7 आसन, 7 सूक्ष्म में आपको हम बताएंगे। और उसके बाद हम बताएंगे कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ जो बवासीर की यदि प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या करें। सबसे पहले बैठिए, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन। सिद्धासन में अभी हम बैठे थे, बाएं पैर नीचे, दाहिने पैर उसके ऊपर, दोनों घुटने जमीन पर, पंजा एक दूसरी पिंडली और जंघा के बीच में। और आप बैठ सकें तो पद्मासन में भी बैठ के प्राणायाम कर सकते हैं, और ये दोनों ही आसन न लगते हो तो आप सुखासन में भी बैठ करके प्राणायाम कर सकते हैं।
सबसे पहले प्राणायाम भस्त्रिका करना लगभग 2 मिनट। दो मिनट ये भस्त्रिका प्राणायाम करना आपको और अपने आप को दिव्यता से भरना, प्रभु की कृपा से भरना, उसकी ज्योति से, उसकी शक्ति से भरना। समर्पण के साथ प्राणायाम करना। बिना समर्पण के प्रेम नहीं उपजता, बिना प्रेम के सुख नहीं मिलता, बिना समर्पण के शांति नहीं मिलती। दुनिया के प्रति बहुत समर्पण करके देखा, अब एक बार प्रभु के प्रति समर्पण, रोज उठ करके जैसे एक पुत्र को मां के चरणों में शीश नवा के व्यक्ति को अपने किसी जिससे वो बहुत ज्यादा प्रेम करता है उससे मिलकर के एक परम सुख मिलता है। इनसे लाख गुना करोड़ गुना सुख तुम्हें ज्यादा मिलेगा भगवान के चरणों में। सुबह उठ करके प्रभु के चरणों में सिर झुकाना, नमन करना कि प्रभु तेरी बदौलत इस दुनिया में मेरा अस्तित्व है। ये देह, ये शरीर, मन, प्राण, आत्मा प्रभु तेरी कृपा से मिला। निश्चिंत हो जाओ। चिंता से भी कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, इंडाइजेशन होता है, भूख मिट जाती है। आदमी ठीक ठाक बैठा है, भूख अच्छी लग रही, खुश है, भूख अच्छी लगती है, खुश है, डाइजेशन अच्छा रहता है, खुश है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। और कब्ज से, ये कब्ज कब होता है? कब्ज से आदमी तब परेशान होता है जब उसको चिंता आ जाती है। चिंता है तो भूख मिट गई। बहुत से लोग कहते हैं ना, अब तो भूख प्यास सब मिट गई, चिंता ने सब कुछ हर लिया। चिंता जिंदे आदमी को जलाती है, चिता जैसे मुर्दे को जलाती है। बस इतना ही दोनों में अंतर, और कोई अंतर नहीं। अब कपालभाति प्राणायाम 2 मिनट ऐसे करना समर्पण के साथ कि प्रभु अब तू मेरा है, मैं तेरा। प्रभु मैं वो करूं जिसमें तेरी प्रसन्नता है, मैं और मेरा मिट जाए, और आखिर मेरा है क्या, सब कुछ प्रभु तुम्हारा है। ये भाव, और अकेलापन महसूस नहीं करना, असुरक्षित महसूस नहीं करना, भयभीत नहीं होना। आदमी भयभीत है, असुरक्षित महसूस करता है, इसीलिए तो फिर वो कभी अपने ऊपर ग्रह और नक्षत्रों की खोज कराता है कि मेरे ऊपर क्या चढ़ा हुआ है। ग्रह नक्षत्र आदमी पर कभी नहीं चढ़ते, आदमी उन पर चढ़ता है। आदमी ने बुध पर चढ़ाई कर दी, आदमी ने चंद्रमा पर चढ़ाई कर दी, आदमी पृथ्वी पर चढ़ा हुआ है। पृथ्वी भी तो एक ग्रह है। वो सोचता है दिशाओं में कहीं अशुभ होगा, फिर रत्नों से शुभ लाता है। रत्न तो तेरे भीतर है, शुभ तेरे भीतर है, चारों तरफ परमात्मा है, आखिर अशुभ कहां है इस धरती पर? सब उसी प्रभु का स्वरूप है, तू भी उसी का रूप है, तू उसका अपने आप को जान। तो भस्त्रिका प्राणायाम इस तरह से भाव से, श्रद्धा से 2 मिनट करना। उसके बाद कपालभाति। श्वासों को बाहर छोड़ो और मन में विचार करो, मेरी आंतें स्वस्थ हो रही हैं, मेरी आंतें सबल हो रही हैं, आंतों की कमजोरी दूर हो रही है। श्वासों को बाहर छोड़ना। कपालभाति। आंतें, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय, यकृत, वृक्क, यूट्रस, ओवरी, ये पूरा मध्य प्रदेश ठीक हो जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक होगी तो सारी स्टेट गवर्नमेंट ठीक चलेगी। मध्य प्रदेश को ठीक रखना। कपालभाति प्राणायाम से कॉन्स्टिपेशन मिट जाएगा, आंतें स्वस्थ हो जाएंगी। केवल कॉन्स्टिपेशन ही नहीं मिटेगा, इससे और भी तमाम समस्याएं। ये तो 7 प्राणायाम तो ऐसे हैं, इससे दुनिया के सारे रोग मिटते हैं।
इसलिए 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम, 7 आसन ही रोज कर लेना। आधा घंटा कर लेना, ज़्यादा वक्त ना हो आपके पास तो। नहीं तो 1 घंटा कर लेना। 1 घंटा करने से 30 घंटे आपके अच्छे बीतेंगे, नींद अच्छी आएगी, भूख अच्छी लगेगी, मन खुश रहेगा। और आखिर यही तो चाहते हो तुम दुनिया में। ये धन, ये दौलत, ये सारे प्रयत्न तुम्हारे किसके लिए? इसी के लिए कि तुम सुखी होना चाहते हो। और सुखी वो जो स्वस्थ है, और दुखी वो जो अस्वस्थ है। स्वस्थ है आपका तन तो स्वस्थ रहता है भीतर मन। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा वास करती है। बीमार शरीर, कॉन्स्टिपेशन है, गैस बन रही है तो आदमी चेहरे पर गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन, फिर बस बुरा हाल, घर नर्क बन जाता है, जीवन नर्क बन जाता है। एक पेट की गड़बड़ी के कारण से पूरी जिंदगी आदमी की दुखी हो जाती है। तो जिंदगी को आनंद से जीना। कपालभाति प्राणायाम 10 से 15 मिनट कर लेना। कॉन्स्टिपेशन है 15 मिनट करो, धीरे धीरे करो। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना, आहार आदि में सब परिवर्तन करके जरा पहले पेट को ठीक भी रखना। देखो एक उपाय बीच में आपको बता देते हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है वे जरा एक घरेलू उपचार और, उससे कॉन्स्टिपेशन परमानेंट क्योर हो जाता है कुछ दिन लगातार प्रयोग करने से। कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है, हार्ट के ब्लॉकेज निकलते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, अल्सर भी ठीक हो जाता है, बवासीर भी ठीक हो जाती है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है और कैंसर जैसा रोग मिटता है। वह है गेहूं के जवारे का रस। गेहूं आप 7 गमलों में बोना, 7 दिन तक लगातार, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 7 दिन या 9 दिन बोना लगातार। क्योंकि गर्मी में थोड़ा वक्त लगता है, सर्दियों में बहुत जल्दी हो जाता है। हरा घास निकलेगा फिर उसका। गेहूं बो देना गमले में, और इसमें ऑर्गेनिक खाद डालना, गाय के गोबर का खाद। गाय का नहीं मिले तो भैंस के गोबर का डाल देना। लेकिन ये जो आप पेस्टिसाइड सब कोई नहीं डालना, और ये यूरिया आदि मत डालना। क्या करना, फिर 6-7 दिन के बाद या 9 दिन के बाद हरा घास निकल आएगा, उसको उखाड़ लेना पूरा जड़ से। तो उसका सफेद भाग फेंक देना, और जो हरा भाग है उसको कूट करके रस पी लेना। ये अद्भुत गेहूं के जवारे का रस, ये आप 10 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम रोज पी सकते हो, और इससे तमाम समस्याएं खत्म। ये चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं, ये भी इससे मिट जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन मिट जाएगा, पायरिया की प्रॉब्लम में मिट जाएगी, इससे हार्ट की प्रॉब्लम में मिट जाएगी। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड, इससे नॉर्मल आ जाएगा, और इससे हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो जाएगा। आपका कमजोरी है वो दूर हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन तो रहेगा ही नहीं। बवासीर, कॉन्स्टिपेशन और फिशर, फिस्टुला, पाइल्स की समस्या ही खत्म। ये सुबह सुबह पीना, इसके 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं लेना। ये जवारे का रस पी के आप प्राणायाम कर सकते हो, 5-7 मिनट बाद प्राणायाम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस सुबह उठते ही पियो गेहूं का जवारे का रस, और उसके 2 घंटे बाद कुछ लो। देखना इसका अद्भुत असर होता है। किसी किसी को बल्कि 50 ग्राम पीने से दस्त लगते हैं, तो कम कर देना मात्रा। ये अभी तक हमने ये देखा कि दवाइयां कोई भी कॉन्स्टिपेशन नहीं मिटा सकती हो, चाहे आयुर्वेद की भी क्यों ना हो। और खास करके मैं आपको इस बात के लिए सजग भी करना चाहूंगा कि बाजार में जितने भी चूर्ण कॉन्स्टिपेशन के नाम से बिकते हैं, ये सब आपकी आंतों को खराब करने का सौदा है, आंतों को खराब करने का सामान। कर लेना आप आंतें खराब यदि करनी है, नहीं तो आप गेहूं का जवारा प्रयोग करो, लौकी का जूस प्रयोग करो, आदत भी नहीं पड़ेगी। ये आपके भोजन में शामिल है। लौकी का जूस आप जिंदगी भर पी सकते हो, कोई हानि नहीं। आदमी जब से पैदा होता है मरते दम तक रोटी खाता है, दूध पीता है, कोई हानि थोड़ी। लेकिन ये सनाए, ये दूसरी जड़ी बूटियां या हरड़, ये रोज नहीं खाने की चीज होती है, त्रिफला भी क्यों ना हो। मेरे भाई, आप गेहूं के जवारे का प्रयोग कर लें, सबसे अच्छी चीज कॉन्स्टिपेशन के लिए और भी तमाम समस्याओं के लिए। घरों में ये प्रयोग करो, अंकुरित अन्न का और गेहूं के जवारे का प्रयोग करो। तुलसी घर में लगाओ, सदाबहार घर में लगाओ, अच्छी अच्छी चीजें। आप यदि आपकी अपनी कोठी है तो उसी के अंदर आप लौकी की एक बेल लगा दीजिए ना। सब लोग कहते हैं स्वामी जी पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा बढ़ गए और हमें अच्छी सब्जियां नहीं मिलती। तुम्हारे घर में जब इतनी बड़ी कोठी, इतना बड़ा मकान है, तो उसके अंदर एक लौकी की बेल लगा दीजिए, तोरी की बेल लगा दीजिए। एक लौकी पर इतनी लौकियां लगेंगी कि पड़ोसी भी खा लेंगे। घर में लगा लो। आप गेहूं का जवारे का प्रयोग करें, बहुत अच्छा है कॉन्स्टिपेशन सहित और तमाम समस्याओं के लिए। कपालभाति प्राणायाम, प्राणायाम करते रहा करो मेरी बातें सुनते सुनते। खाली बैठ करके सीरियल की तरह नहीं सुना करो।
इस तरह से आप कपालभाति प्राणायाम पहले 2 मिनट करेंगे, 1 मिनट में थक जाएंगे, फिर 2 मिनट, फिर 5 मिनट लगातार कर सकेंगे, बाद में आप 15 मिनट लगातार कर सकेंगे। और 15 मिनट इसको लगातार किया, इस कॉन्स्टिपेशन सहित सब बीमारियां खत्म। भीतर का डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा, भीतर का संतुलन मिट जाएगा, जो खाएंगे वह हजम हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे, खाया पिया शरीर में भी लगेगा, और खा पी करके ज्यादा मोटे तगड़े हो गए तो कम भी हो जाएगा, सब कुछ बैलेंस। ये कपालभाति प्राणायाम 5 मिनट से प्रारंभ करके 15 मिनट तक, और फिर कॉन्स्टिपेशन हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। अद्भुत प्राणायाम। इसके बाद बाह्य प्राणायाम, श्वास को अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ करके बाहर रोक देंगे, त्रिबंध के साथ थोड़ी को कंठ पे लगाएंगे, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगाएंगे, नाभि से नीचे वाला भाग को ऊपर खींच कर रखेंगे, मूल बंद, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देंगे, उद्यान बंद, थोड़ी को कंठ से लगा देंगे, जाल अंदर बंद, 3 बंद लगेंगे। याद रखना, जिनको हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है बिल्कुल नहीं करना, जिनको सर्वाइकल पेन है वो जाल अंदर बंद ना लगाना, बहुत कमजोर व्यक्ति जिनको एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं वो ना करना। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम। ये बाह्य प्राणायाम 3 से 5 बार कर सकते हैं आप। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है बाह्य प्राणायाम कपालभाति, और अग्निसार क्रिया भी करवा देते हैं, वो भी कब्ज के लिए बहुत जरूरी। श्वास को बाहर छोड़ देंगे, बाहर रोक देंगे। कब्ज, गैस, पेट की समस्याएं, डायबिटीज आदि के लिए ये कपालभाति तो बस रामबाण है। आपने कपालभाति और अनुलोम विलोम ये 2 ही प्राणायाम कर लिए तो बस तर जाओगे आप जिंदगी में। अब अग्निसार क्रिया, श्वासों को बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे और पेट को अंदर खींचेंगे, ढीला छोड़ेंगे, पेट के लिए बहुत जरूरी। अनुसार इसको 3 बार से 5 बार तक, 11 बार तक कर सकते हो। श्वास को बाहर छोड़ा, पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ा तो 15, 20, 30 बार तक ऐसे
अंदर जाएगा, ढीला छोड़ेंगे। देखो स्लो मूवमेंट पे एक बार हम बता रहे हैं। ये अग्निसार पेट के लिए बहुत जरूरी है। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है, और एक खास बात, कब्ज के साथ साथ कपालभाति प्राणायाम के करने से बवासीर की प्रॉब्लम, फीसर की प्रॉब्लम, फिस्टुला की प्रॉब्लम दूर होगी। एक और खास बात, और पेट की तमाम समस्याएं, मैक्सिमम लोगों को गैस बनता है। जिनको गैस बनती है, जिनको गैस की प्रॉब्लम है, कोष्ठगत वात, पेट में वायु बनती है, सुबह से शाम तक आदमी को अपान वायु निकलता रहता है, और जहां आदमी समूह में भीड़ में बैठता है तो उसको बहुत संकोच होता है कई बार, और बहुत दुर्गंध युक्त वायु निकलता हो, बहुत दिक्कत होती है आदमी। तो गैस की प्रॉब्लम, अपचन की समस्या, और तमाम एसिडिटी की समस्या, अल्सर की समस्या, बस अल्सर है तो कपालभाति धीरे करना, अग्निसार धीरे करना, बस इतना ध्यान देना। पेट की तमाम समस्याएं, गैस, कब्ज, एसिडिटी, ये भी खत्म कपालभाति से। ये कपालभाति, अग्निसार, बाह्य प्राणायाम, ये विशेष रूप से उपयोगी है पेट के लिए। हम प्राणायाम में 3 ही चीजों को तो मेन ठीक करते हैं, मस्तिष्कीय तंत्र को, श्वसन तंत्र को, और उदर को। और इन 3 को ठीक कर दिया तो सब कुछ ठीक हो गया। और पूरा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम भी यहां से संबद्ध है, या तो मस्तिष्क से संबद्ध है, या श्वसन तंत्र यहां से संबद्ध है, या पेट से, तो पूरा शरीर ठीक हो जाता है। 3 को ठीक करो, इसको ठीक करो, दिमाग को, दिल को ठीक करो, फेफड़ों को, दिल को, और पेट को ठीक करो। दिल, दिमाग, पेट ठीक हो गया तो आदमी ठीक। ये प्राणायाम यही करता है बस। और बाह्य प्राणायाम के बाद में अग्निसार, अग्निसार के बाद में अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, फिर थोड़े से आपको आसन भी बता देंगे जिनको आप रोज कर सकते हैं। एक खास बात बीच में ही, जिनको कॉन्स्टिपेशन है वे बीच में प्राणायाम करते करते जब थकान लगे तो एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर के मुख्य पॉइंट कॉन्स्टिपेशन के लिए और बवासीर के लिए, एक तो ये पॉइंट, ये जो भाग है ये आंतों के लिए, यहां पर ये जिनको कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन के लिए जरूरी एक्यूप्रेशर, क्योंकि हमारी प्रक्रिया में सबसे पहले हम महत्व देते हैं प्राणायाम को, उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम आसन, फिर उसके बाद ये एक्यूप्रेशर, फिर प्रकृति से उपचार, और फिर आयुर्वेद। ये क्रम है। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए यहां से ये भाग आंतों को स्वस्थ बनाएगा, इससे कॉन्स्टिपेशन मिटेगा यहां से। और ये फिर स्टमक का पॉइंट भी दबा लेना, ये स्टमक का पॉइंट, ये स्टमक का पॉइंट यहां से, ये थायराइड का, इसके ऊपर ये कॉन्स्टिपेशन के लिए, गैस के लिए, पेट के लिए। और एक बवासीर का खास पॉइंट और बता देते हैं, अंगूठे के नीचे हड्डी, यहां से अंगूठे के जस्ट नीचे आइए धीरे धीरे, और कलाई के ऊपर यहां जो उठी हुई हड्डी है यहां पर दबाइए। ये हाथ में इसी तरह से दोनों हाथों में, दोनों पैरों में पॉइंट है। ये आपको कॉन्स्टिपेशन के पॉइंट खास, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन फिशर फिस्टुला के लिए। अब खास पॉइंट, बवासीर की प्रॉब्लम है, यहां से ठोड़ी को दबाइए, ठोड़ी को यूं दबाने से कॉन्स्टिपेशन दूर होता है, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। और शौच जाते समय दांतों को दबाइए, दांत भी स्वस्थ होंगे और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। दांत दबा करके शौच जाइए आप। और शौच जाने के लिए इंडियन टॉयलेट में बैठिए। यदि आपको घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है तो मैं नहीं कहता, बाकी आप इंडियन टॉयलेट में यूं बैठते हैं, इससे कॉन्स्टिपेशन ऐसे ही नहीं होता। ये जो कमबोर्ड है इसी ने आदमी को कॉन्स्टिपेशन कर दिया, और इसीलिए आदमी के पेट खराब हो गया। ऐसे बैठना, भारतीय स्टाइल से टॉयलेट जाना, भारतीय स्टाइल से खाना खाना, ये अपने आप में लाभप्रद है। देखो ये आंतों के पॉइंट,
पिंडली दबाने से आंतें ठीक हो जाती है। उल्टे लेट करके या तो किसी दूसरे व्यक्ति से दबाएं या खुद भी ये पिंडलियां दबाएं, इससे आपके आंतें स्वस्थ हो जाएंगी। ये दबाइए पिंडलियां पीछे से, जो काफ है इसको दबाना है। पिंडली दबाने से आपकी आंतें स्वस्थ हो जाएंगी। ये दबाइए पिंडलियां। पिंडली दबाने से आंतें स्वस्थ हो जाती हैं। दूसरे व्यक्ति से दबा लीजिए आप। पेट में गैस है वो भी खत्म हो जाएगी, इससे आंतें स्वस्थ होंगी। अल्सर की प्रॉब्लम दूर होगी, कोलाइटिस की, मुकस, आंख की प्रॉब्लम दूर होगी। पेट की सारी समस्याएं, पेट जिनका दुखता रहता है, आंतों पर सूजन है, लीवर पर सूजन है, सब ये पिंडली दबाने से ठीक हो जाती है। ये बहुत अच्छी चीज है, इसको भी कीजिए। थोड़ा प्रकृति का सहारा लें। यदि आपको बहुत ज्यादा बवासीर है, फिशर की प्रॉब्लम है, तो आप जो एक हम घरेलू उपचार बताते हैं, सुबह खाली पेट प्राणायाम आदि करने के बाद खाली पेट नाश्ता आदि करने से 1 घंटा पहले कम से कम गाय का गर्म करके ठंडा दूध, गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध 1 कप, 1 नींबू ले लीजिए। नींबू को हाथ में पकड़ के 11 बार ओम या गायत्री का ध्यान कीजिए, जाप कीजिए। काट लीजिए उस नींबू को और डाल करके उस ठंडे गाय के दूध में, 1 कप दूध में उसको यूं डालना और तुरंत पी जाना। 1 बार से लेकर के 3 बार, किसी किसी को 7 बार ये प्रयोग करना पड़ता है सुबह सुबह खाली पेट। 3 से 7 दिन में कैसी भी बवासीर हो, फिशर हो, फिस्टुला हो, ठीक होता है। किसी को इससे लाभ ना हो तो एक दूसरा उपाय, कपूर, देसी कपूर, दवा वाला कपूर, ढेला कपूर, भीमसेनी कपूर, ये अलग अलग उसी देसी दवा वाले कपूर के नाम। देसी कपूर, ढेला कपूर, भीमसेनी कपूर, दवा वाला कपूर चने के बराबर ले लेना। ज्यादा बड़ा लेंगे तो चक्कर आएंगे, इसलिए चने के बराबर ही ले। जो बताया जा रहा है उसका ध्यान से सुने। चने के बराबर कपूर लेकर के सुबह खाली पेट एक केले के छोटे टुकड़े में डालिए, खाली पेट निकल जाइए। ये बवासीर के लिए, फिशर के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। खून इबादी दोनों तरह की बवासीर केले से, कपूर से ठीक हो जाती है। नींबू का प्रयोग, कपूर वाला प्रयोग, ये दोनों भी यदि किसी को न सफल हो फिर भी तो क्या करना, नारियल जो होता है उसके ऊपर दाढ़ी होती है, तो नारियल की जो भूरे रेशे की जो दाढ़ी होती है उसको राख बना लें और राख बना करके 3-3 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम 3 बार छाछ से ले लें। ऐसा एक ही दिन प्रयोग करने से ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम और ब्लीडिंग वाली बवासीर ठीक हो जाती है। नारियल के जो रेशे हैं भूरे रंग के, उनकी भस्म राख बना करके छाछ से सुबह, दोपहर, शाम 3 बार 3-3 ग्राम ले लेना। फिर भी यदि किसी को बवासीर है तो एक घर में एक दवाई बना लेना। क्या? बकायन। बकायन गोल गोल उसकी जो है गुठली होती है। बकायन 100 ग्राम, नीम की निमोली 100 ग्राम, छोटी हरड़ 100 ग्राम। नीम की निमोली, बकायन, नीम की निमोली की गिरी लेनी है, नीम की निमोली की गिरी, बकायन और छोटी हरड़, ये 100-100 ग्राम ले लेना। और शुद्ध रसोंत, रसोंत मिल जाए किसी को बहुत अच्छी बात है, वो सुबह खाली पेट, शाम को खाली पेट 1-1 चम्मच ले लेना। 100-100 ग्राम लेके पाउडर कर लेना और 1-1 चम्मच सुबह शाम खाली पेट पानी के साथ ले लेना। पाइल्स की प्रॉब्लम अच्छी हो जाएगी। आयुर्वेद में भी हरड़ का तो बहुत प्रयोग है, अभ्यारिष्ट आदि, कॉन्स्टिपेशन, बवासीर दोनों के लिए देते हैं। कुमारिया सब दोनों के लिए प्रयोग करते हैं, पेट की कोई भी शिकायत है। घृत कुमारी का गुद्दा, घृत कुमारी का रस, ये भी सुबह खाली पेट पीने से कॉन्स्टिपेशन सहित इंडाइजेशन की और ये तमाम समस्याएं एसिडिटी आदि की मिट जाती है। बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं, आपको जितने बताएंगे उतने कम पड़ेंगे। सबसे बड़ा प्रयोग है प्राणायाम करो, कपालभाति, बाह्य और अग्निसार। उसके बाद में कुछ और अभ्यास, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना बाह्य प्राणायाम के बाद, अग्निसार और बाह्य प्राणायाम करने के बाद अनुलोम विलोम। क्योंकि कपालभाति प्राणायाम कॉन्स्टिपेशन में ज्यादा लाभ करता है, इसलिए उसकी मात्रा बढ़ा देना। चाहे आप अनुलोम विलोम 10 मिनट कर देना 15 मिनट की बजाय, उसको आप 15 से 20 मिनट कर सकते हो। अनुलोम विलोम ये भी धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना, 5 से 15 मिनट इसका फुल टाइम है। यदि कॉन्स्टिपेशन आदि है तो आप कपालभाति की मात्रा बढ़ा के इसकी थोड़ी सी कम कर सकते हैं, 10 मिनट कर सकते हैं। दाहिने नाक को बंद करना, बाएं से श्वास भीतर गहरा भरना, दाएं से बाहर छोड़ देना, फिर दाएं से लेना,
पवित्र भाव और संकल्प के साथ शरीर मन प्राण आत्मा पिंड ब्रह्मांड सब कुछ आभामय ज्योतिर्मय तेजोमय हो रहा है। इस भाव से ये अनुलोम विलोम प्राणायाम धीरे धीरे बढ़ाते हुए अभ्यास 5 से 15 मिनट। फिर इसके बाद 3 से 5 बार भ्रामरी, 3 से 5 बार उद्गीत, फिर श्वासों पर ओम का ध्यान। इस तरह से भ्रामरी, फिर उसके बाद उद्गीत। हम एक एक बार आपको करके बताते हैं। प्रथम अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, मुख भी बंद। ओंकार का नाद में उच्चारण होगा नासिका से, कान पूरे बंद अंगूठे से। एक बार आपको भ्रामरी करके बताते हैं। भ्रमर की तरह ओंकार गुंजायमान होगा भीतर से। आज चक्र में मन की एकाग्रता, वहां पर एक आभा ज्योति आलोक प्रकाश सहज उत्पन्न होगा, मन भी शांत हो जाएगा। इस तरह से 3 से 5 बार आप कर सकते हो। फिर उद्गीत प्राणायाम। श्वास भीतर गहरा भर के लंबा गहरा श्वास पर। इस तरह से 3 से 5 बार प्रतिदिन उद्गीत प्राणायाम। फिर श्वासों पर ओम का ध्यान। मौन हो, साक्षी हो, सहज भाव से श्वासों की गति को देखना। दोनों हाथों को ऊपर उठाना, आपस में रगड़ना और गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा कंदन आंखों पर करना, आंखें खोल लेना। इस तरह से फिर जरूरी मंडूकासन, शशकासन, भुजंगासन, सरभासन, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, मरकटासन, ये 7 आसन और 7 थोड़े सूक्ष्म व्यायाम। 7 सूक्ष्म व्यायाम। दोनों पैर सामने खोल ले, आगे पीछे पैरों को भी दबा ले। ये पैर के लिए जरूरी प्रक्रिया, ये बॉडी की स्टिफनेस को दूर करने के लिए भी प्राणायाम के बाद रोज कर लिया करें। इससे बॉडी के जॉइंट हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और फिर बटरफ्लाई, ये पैरों के लिए जरूरी अभ्यास। पैरों को आगे पीछे दबाना, गोल घुमाना, और ये बटरफ्लाई, ये 2 पैरों के लिए अभ्यास। और 5 हाथों के लिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए रोज ये 7 सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रिया आप कर लेना। बहुत ज्यादा आपको कॉन्स्टिपेशन है तो अति बला के भी 3 से 5 पत्ते सुबह शाम खाली पेट आप ले सकते हैं। अति बला, बला की 4 प्रजातियां होती हैं, उसमें एक प्रजाति है अति बला की। 4 पत्ते भी ले सकते हैं। जिस तरह से गेहूं के जवारे का जूस हमने बताया, से आप घृत कुमारी ग्वार पट्टे का जूस भी ले सकते हैं। गुलकंद, गुलकंद आजकल जो बनता है, ये बटरफ्लाई के बाद आप 5 सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए अभ्यास रोज कर लिया करें। आप इससे आप एकदम तनाव रहित रहेंगे, पूरा शरीर का स्ट्रेस गायब हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड गोल घुमाना। गुलकंद भी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा, लेकिन गुलकंद बस मिश्री से बना हुआ हो तो उपयोगी। आप घर में बना सकते हैं गुलाब के फूलों से। गुलाब के फूल और मिश्री मिला करके धूप में रख दीजिए, बस बन जाएगा बिना पानी लगाए। बस पानी नहीं लगना चाहिए उसमें। गुलकंद भी बहुत अच्छी चीज है। बड़ा आश्चर्य बना। पहले छोटी छोटी चीजें माताएं भी जाना करती थी। छोटे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता था तो माताएं क्या करती थी, बड़ी हरड़ को जब गाय पहली बार ब्याती है, प्रथम बार जब वह मां बनती है गाय, या उसके बाद भी जो गाय का जो पहले दिन का दूध है, ब्याने के बाद दोनों हाथों को प्रभु उठा ले, उस दूध में बड़ी हरड़ को भिगो दिया करती थी। और उस बड़ी हरड़ के
भिगोने के बाद में उसको घिस करके पिला दिया करती थी। तो छोटे बच्चों को जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसमें बहुत अच्छी होती थी। एक दूसरे के विरुद्ध दबाव, शंख प्रक्षालन की क्रिया भी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। अब वो क्रिया हजारों करोड़ों लोगों को नहीं करवाई जा सकती, कुछ लोगों के समूह में उस क्रिया का अभ्यास भी किया जा सकता है। शंख प्रक्षालन, पानी पी करके 5 आसन किए जाते हैं। और अब आपको जो मुख्य आसन है कॉन्स्टिपेशन के लिए, इसको बता देते हैं। आप रोज इसको जरूर कर लेना। ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो 5 बार, 10 बार, 15 बार कर लेना। आप मंडूकासन के जरूरी अभ्यास, कपालभाति और मंडूकासन मुख्य अभ्यास। अंगूठा अंदर अंगुलियों पर, नाभि के दोनों ओर मुठ्ठियां लगाएंगे, श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुक जाएंगे। कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना, बस इतना ध्यान रखना। मंडूकासन का ये फर्स्ट पोज आप 5 से 10, 15 बार तक कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है तो कॉन्स्टिपेशन सहित पेट की तमाम समस्याएं और डायबिटीज आदि की प्रॉब्लम इससे मिटेगी। बाएं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर। फिर ऊपर उठिए। पेट की सारी समस्याएं, गैस, कब्ज, एसिडिटी आदि सब समस्याएं इसी से ठीक हो जाती। तो 7 आसनों के अभ्यास में सबसे पहला हम करवाते ही मंडूकासन है, जो पेट के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद में शशकासन, भुजंगासन, शलभासन, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, नौकासन आदि आसनों का अभ्यास आप हमने योग के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम डिजाइन किया है। 7 आसन 7 प्राणायाम सूक्ष्म है और उसके लिए एक स्पेशल ही प्रोग्राम बनाया है, उसको आप देख सकेंगे। अंतिम आपको शशकासन के बाद, मंडूकासन के बाद शशकासन का अभ्यास कराते हुए आज के कार्यक्रम को समापन की ओर आगे बढ़ाएंगे। आज आपको हमने बताया कब्ज और कब्ज के साथ साथ पेट की और तमाम गैस, अपचन, मंदाग्नि आदि समस्याओं के बारे में। कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक, एसिडिटी आदि पेट की तमाम समस्याओं के साथ साथ हमने आपको परिज्ञान दिया पाइल्स के बारे में भी। मुझे लगता है आप स्वयं स्वस्थ रहेंगे और इन विधियों के द्वारा दूसरों को स्वस्थ बनाने के लिए आप प्रेरित करेंगे। हमारा यही संकल्प है, हम स्वयं स्वस्थ रहें, पूरा देश स्वस्थ रहे। और इसी के लिए हम पूरे देश भर में जो योग सिखाया, आस्था के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों ने योग सीखा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये फायदा भी हुआ, लाभ हुआ, कोटि कोटि जनों का उद्धार हुआ। इस देश को दोबारा से ऋषियों का देश बनाएं, दोबारा से स्वस्थ भारत, मूल्यों पर चलने वाला भारत, आध्यात्मिक भारत, और वो भारत जिसका कोई आदमी बीमार नहीं होता था, अकाल मौत का ग्रास नहीं बनता था। आओ स्वयं स्वस्थ रहें, औरों को स्वस्थ बनाने का ये योगम शरणम गच्छामि का उद्घोष पूरे विश्व में गूंजाए। ध्यान रखें, योग से बेहतर कब्ज का कोई इलाज नहीं है। कपालभाति प्राणायाम व मंडूकासन को प्राथमिकता है।
आहार में परिवर्तन करके कब्ज से छुटकारा पाया जा सकता है। बासी भोजन, गरिष्ठ एवं तले आहारों के साथ साथ फास्ट फूड, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर आदि कोष्ठबद्धता को बढ़ावा देते हैं, अतः इनसे दूर रहें। फलाहार, रसाहार व अंकुरित अन्न से कब्ज से छुटकारा पाने में सहायता मिलती है। पानी खूब पीने से पेट की सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। गलत आहार विहार के साथ साथ अनियमित दिनचर्या बदलना जरूरी है। समय पर सोएं, सुबह उठकर प्राणायाम करें और संभव हो तो प्रातः भ्रमण पर निकलें। ऊषा पान की आदत डालें। बेड टी की आदत गलत है। दिन में बार बार चाय पीना कब्ज को बढ़ावा देता है। पेट साफ करने वाले चूर्णों की आदत न डालें। घरेलू उपचार, नाश्ते में एवं रात्रि भोजन में एक सेब नियमित खाने से कब्ज का नाश होता है। सेब के अलावा पपीता भी कब्ज को खत्म करता है। सुबह खाली पेट 1 कप लौकी का रस कब्ज के साथ साथ पेट की सभी तकलीफों में फायदा पहुंचाता है। त्रिफला कब्ज के लिए सबसे फायदेमंद व निर्दोष है। इसे घर पर ही बनाएं। छोटी व बड़ी हरड़ का छिलका, बहेड़ा व आंवला 100-100 ग्राम लेकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को भी कभी कभी ही लेना चाहिए। कब्ज के साथ मोटापा भी हो तो त्रिफला रात को भिगोकर सुबह उबाल लें और इसमें थोड़ा सा शहद, 1 नींबू व 2-4 बूंदें अदरक की भी डालकर पिएं। यदि फिर भी कब्ज में फायदा नहीं हो रहा हो तो त्रिफला में 100 ग्राम गुलाब के फूल, 100 ग्राम सनाए की पत्तियां, 100 ग्राम अमलतास का गूदा व 100 ग्राम सौंफ को मोटा मोटा कूटकर रात को भिगो दें व सुबह उबाल कर पिएं। नाश्ते में अंकुरित मूंग के साथ 2-4 दाने मुनक्का, 2-5 बादाम, 4-5 मूंगफली भी ले सकते हैं। कभी कभी गेहूं को भी अंकुरित करके लें। रात को खाने के 1 घंटे बाद दूध पिएं। 2-3 अंजीर, 8-10 मुनक्का और थोड़ी सी सौंफ रात को पानी में भिगो दें। सुबह इस पानी को पीने के बाद अंजीर व मुनक्का को भी खा लें। गेहूं के ज्वारे का रस पेट की सभी समस्याओं में फायदा करता है। इसे 10 ग्राम से 50 ग्राम तक रोज पी सकते हैं। बवासीर हो तो 1 गिलास गाय का दूध गर्म करके ठंडा कर लें। इसमें 1 नींबू निचोड़कर इसे तुरंत पी लें। इसे खाली पेट ही लें। यदि इससे भी फायदा न हो तो देसी कपूर को चने के बराबर लेकर केले के टुकड़े के अंदर डालकर सुबह खाली पेट निगल लें। इसके अलावा नारियल की जटा को जलाकर राख बना लें। इस राख को 3-3 ग्राम छाछ से लें।